न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर क्या टेक है? विकसित देशों की तरह बनाया गया है और उसमें भारतीयता का संगम किया गया है कि एक होलिस्टिक वे में एक नई एजुकेशन नीति। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बदलाव को आप कितना एम्ब्रेस कर पा रहे हैं? आप व्हाट इज योर टेक ऑन पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर? एक बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी आ चुका है। डॉक्यूमेंट और आया पॉलिसी साथ में, जिसे हम कहते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। दोस्तों, ये बहुत सपने की तरह नहीं महसूस होता है। मुझे लग रहा है शायद मुझे वापस कॉलेज चले जाना चाहिए पढ़ने के लिए, जहाँ इंजीनियरिंग के साथ आप डांस की क्रेडिट ले सकते हैं और आर्किटेक्चर के साथ में आप म्यूजिक सीख सकते हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन है सर। क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, ये सच में हो रहा है। क्या आपने अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट चेक किया है? अब फेक डिग्रीज नहीं होगी। हाउ डू पेरेंट्स एम्ब्रेस दिस चेंज या दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? उन्हें क्या करना? Welcome to the next episode of where we understand the future you. Education is changing and new education policy के साथ में बहुत कुछ बदलाव हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Students, parents, academic fraternity, educational institutions सभी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, कुछ धीरे कुछ तेज। आज हमारे साथ में हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के CEO मिस्टर ओंकार बगड़िया। सर से सुनते हैं उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर क्या टेक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लागू क्यों की गई है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसमें सबसे पहली जो चीज समझने की बात है कि अब हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं। हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। जब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन होंगे तो उसमें जो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आज जो विकसित देश हैं उनका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो करीब 60 to 70% है और हमारे यहाँ 28% है। इस बड़ी तादाद में जब हम लोगों को ग्रेजुएट बनाएंगे उस टाइम एक और चीज चेंज होगी, वो है पर कैपिटा इनकम, जो आज हमारी करीब $2,500 से $3,000 एनुअली है और चाइना की $18,000 एनुअली है। तो अगर हम $18,000 के आसपास भी अगर हम 2030 तक जाएंगे तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उस टाइम नई नई तरह की रिक्वायरमेंट्स आएगी और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, एक बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएट करना है, दूसरा अलग तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। उस एजेंडा को हासिल करने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है, उसको विकसित देशों की तरह बनाया गया है और उसमें भारतीयता का संगम किया गया है कि एक होलिस्टिक वे में एक नई एजुकेशन नीति, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, को इम्प्लीमेंट किया गया। वाह, हम नहीं सोच सकते थे कि हमारे ही प्रदेश में इतनी फ्यूचरिस्टिक थॉट हम रख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट राजस्थान गेट्स टू यू ऑन द फ्लोर, इज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सर, आप एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर आपके परिवार ने बहुत सालों से एजुकेशन का ध्येय अपने कंधों पर ले रखा है प्रदेश के लिए, ना ही सिर्फ जयपुर में बट और जगह भी आपके फैमिली के द्वारा एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, आज से ही नहीं कई वर्षों से। इस बैकग्राउंड के साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बदलाव को आप कितना एम्ब्रेस कर पा रहे हैं? आपके लिए कितना मुश्किल है या आपको लग रहा है ये जस्टिफाइड है? और व्हाट इज योर टेक ऑन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर? देखिए, जो हमारी शिक्षा है प्रणाली, वो 2 या 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बात करते हैं। इसलिए अगर आप 20-25 साल की बात करेंगे तो स्कूल एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी आ चुका है, जहां हम सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल ऑफ स्टेट बोर्ड्स, प्राइवेट स्कूल ऑफ सेंट्रल बोर्ड्स एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल बोर्ड्स का एक गैप देखने को मिल रहा है और इन चारों की अपनी अपनी एक पद्धति है जिसके तहत वो शिक्षा को इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं, लोगों को शिक्षित बना पा रहे हैं, और रिसोर्सेस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस। हायर एजुकेशन इन जनरल
अगर हम बात करें तो सरकारी सिस्टम में ही चलता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन को का ध्येय सरकार के हाथ में है और सरकार इसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है एक आध फील्ड को छोड़ के, और उसमें प्राइमरीली इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन प्लस थोड़ा बहुत मैनेजमेंट एजुकेशन माने तो वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे। सन 2003 के आसपास हायर एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव आया जहाँ कहा गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी और वो भी इस ध्येय को अपने कंधों पे लेगी। और आज करीब 600 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 600 ही सरकारी यूनिवर्सिटीज। 50-50% का रेशो आ गया है। थोड़ा सा चेंज जरूर है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड कॉलेजेस को भी अपने साथ लेके चलती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने यहाँ चलते हैं। बट जैसा चेंज आपका डिफरेंस और चेंज स्कूल एजुकेशन में आपको देखने को मिला, वैसा ही आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा इस प्राइवेटाइजेशन के कारण। अब इसमें जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो एक बहुत अलग चीज की आई, कंपटीशन आया, और मैं मानता हूं कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इंडस्ट्री के लिए भी फ्यूचरिस्टिक है, जहां हम सबको एक साथ मिलाकर एक नए तरह का ह्यूमन रिसोर्स विकसित भारत के लिए ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा जो है हम सभी बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, ये नहीं है, स्किल्स नहीं मिल रहे हैं, बट शिक्षा जो दी जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब हम लॉन्ग टर्म को विकसित भारत के विजन के साथ चल रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट एकदम से करना किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें रिसोर्सेज की कमी भी है। अगर आप उसमें जाएंगे तो इंजीनियरिंग के साथ आप म्यूजिक की भी बात कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपसेस हैं, और हर फील्ड को समझना किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या सरकारी इंस्टीट्यूशन में, और उनको सबको एक साथ सिंक में लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम ही नहीं, आई फील सभी जो वाइस चांसलर्स हैं, चाहे प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशंस के वाइस चांसलर हों, सभी इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेके चल रहे हैं, और सब साथ मिलकर इसकी जो भी समस्याएं ग्राउंड पे आ रही है उनका सॉल्यूशन भी करेंगे और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। अ मैन ऑफ नंबर्स, ओंकार जी को बहुत लोग इस नाम से जानते हैं, ना ही इनके कैंपस में बट बाहर भी। जैसा कि आज भी हमने सुना, ही हैज ऑलवेज बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट नंबर्स। सर, हम फ्यूचर यू पे भी आपके नंबर्स का फायदा उठाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में ये नंबर्स स्टूडेंट्स को कहाँ तक ले जाएंगे। सर, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए कितने नंबर्स और कितने क्रेडिट्स आपको लगता है एक स्टूडेंट को करने होंगे? व्हाट इज दिस न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में का एक डॉक्यूमेंट और आया पॉलिसी साथ में, जिसे हम कहते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसको उन्होंने ईयर्स में बांट दिया गया है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में वो क्रेडिट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर आप करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर के बाद एडवांस डिप्लोमा है। फोर्थ ईयर में आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री है विथ ऑनर्स विथ रिसर्च, वो सब है। बट हर साल को एक मिनिमम क्रेडिट के साथ बांटा गया और वो सालाना क्रेडिट है 40। तो अगर आप 4 साल की डिग्री करेंगे तो आपको 160 क्रेडिट करने मिनिमम, और उस 160 में के अंदर किसी कोर्स को करने के लिए कितने मिनिमम है वो हर इंस्टीट्यूशन और हर कोर्स का अपना रिक्वायरमेंट है। बट आपको 160 करना, 160 के नीचे आपको डिग्री नहीं मिल सकती। तो ये, और अगर आप सर्टिफिकेट करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आप फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट करते हैं तो आपको 40 करने हैं, सेकेंड ईयर के बाद करेंगे तो आपको 80 करने हैं, थर्ड ईयर के बाद करने हैं तो 120 करने। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद बाहर जाना चाहते हैं सिस्टम से, सर्टिफिकेट लेके निकलना चाहते हैं, तो आपको कुछ एग्जिट कोर्सेज करने पड़ेंगे जो 4-5 डिफाइन कर रखे हैं। तो 40 + 4 अगर आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 80 + 5 अगर आप करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो वो सारा, चाहे वो स्किल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे रेगुलर डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे डिस्टेंस हो, अलग अलग तरह की एजुकेशन हमारे यहाँ चलती है, इन सभी को एक साथ इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में साथ लाया गया है। और सभी जानते हैं कि मोर और लेस 1 घंटे का आपका जो लेक्चर है वीक में, उसका 1 क्रेडिट है।
तो आपको इसी से समझना पड़ेगा कि आपको कितने क्रेडिट करने। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक हफ्ते में 1 घंटा जब आप पढ़ते हैं और लगातार इसे आप 15 से 18 हफ्ते पढ़ते हैं तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है, और एक डिग्री प्रोग्राम करने के लिए 1 साल में आपको 40 क्रेडिट करने होते हैं। तो सर ये स्टूडेंट सेंट्रिक कैसे हुआ? मतलब क्या ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि ये कितने क्रेडिट और कौन से आपको करने हैं? क्या हमारी टीचर्स डिसाइड करेंगे या क्या स्टूडेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबका रोल है। अगर आप इस 40 क्रेडिट को बांटते हैं तो कुछ को क्रेडिट होंगे जो यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर मेरा स्टूडेंट है तो आपको ये क्रेडिट करना ही करना है। जैसे हमारे यहाँ आपको ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट करना मैंडेटरी है अगर आप विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो। ऐसे ही कुछ कोर्स वो होते हैं जो आपको, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं, तो वो कोर्सेज आपको मैंडेटरी है, तो वो कोर्स के स्पेसिफिक आपको करने ही करने। ये आपको यूनिवर्सिटी या आपकी रेगुलेटरी बॉडी बताती है। करीब करीब 50% ऐसा कोर्स है जहां आपको चॉइस दी गई और वो स्टूडेंट अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि लैंग्वेज एक कोर्स है। अब आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, आप तेलुगु भी पढ़ सकते हैं, आप जर्मन भी पढ़ सकते हैं, आप फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। इसमें से कितने आपका इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, ये हर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करता है। बट उसमें एक चॉइस ये भी दी गई है कि आप मूक के थ्रू भी वो कोर्स कर सकते हैं, यानी स्वयं के थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ के उन कोर्सेज को करके भी आप अपना पोर्टफोलियो अलग बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा मैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि हमारे यहाँ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का जो पोर्टफोलियो है वहाँ एक बच्चे को करीब 65 चॉइस मिलती है। 65 में से उसको एक कोर्स करना है, तो वो अलग 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 बच्चे अलग अलग तरह कोर्स कर रहे हैं। हर मार्कशीट डिफरेंट है। 160 मिनिमम है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में। आप 170 भी कर सकते हैं, आप 180 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक है कि कुछ तो, क्योंकि आपने उस डिग्री प्रोग्राम में लिया है, इंजीनियर है तो उसको ये तो आना ही चाहिए, बट उसके अलावा के जितने भी कोर्सेज हैं अपने आप को होलिस्टिक बनाने के लिए वो वहां कर सकता है। दूसरा, आप अपनी हॉबी के कोर्सेज जो है, आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करते हैं, उसका भी क्रेडिट मिलता है। आप एनसीसी जाना चाहते हैं, आप डांस अच्छा करते हैं, आप पोएट्री अच्छी करते हैं, आप पॉडकास्टिंग अच्छी करते हैं, तो आपको इन सभी चीजों के क्रेडिट मिलते हैं और ये क्रेडिट आपके उस 160 में आप इकट्ठे कर सकते हैं। ये इकट्ठे करने की एक बैंक है। जैसे आप अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं और बाद में उसको डेबिट कर लेते हैं कि मेरे ही हैं, ऐसे ही आप नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक एबीसी जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपके अपने ये सारे क्रेडिट कर दीजिए और जब आपको डिग्री लेनी है तो उसमें से 160 डेबिट कर लीजिए। बाकी आप बचा के भी रख सकते हैं जो आप किसी दूसरी डिग्री के लिए 7 साल में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सपने की तरह नहीं महसूस होता है? मुझे लग रहा है शायद मुझे वापस कॉलेज चले जाना चाहिए पढ़ने के लिए, जहाँ इंजीनियरिंग के साथ आप डांस की क्रेडिट ले सकते हैं और आर्किटेक्चर के साथ में आप म्यूजिक सीख सकते हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन है सर। सर क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, ये सच में हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। देखिए, जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, बिट्स, आईएम्स, एसपीए और भी जहाँ जो नेशनल लेवल बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ ये पहले से हो रहा था। अगर आप इंटरनेशनली बात करेंगे तो आईबी लीग में ये पहले से ही हो रहा था। अब ये बहुत सारे जगह हो रहा है, वीडियो में तो डेफिनेटली हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के साथ एनसीसी भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। लॉ के साथ आप और कुछ सीखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉरेंसिक के साथ आप म्यूजिक कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो सर ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो बैंक आपने बताया जो स्टूडेंट्स के लिए बना है क्रेडिट डालने के लिए, ये कितना एक्टिव है? इंडिया में कितने बच्चे होंगे जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट डालते होंगे और राजस्थान में कितने, आपके इंस्टीट्यूशन के कितने बच्चों ने इस क्रेडिट बैंक का यूज किया है? देखिए, सन 2021 के बाद हर वो बच्चा जिसने 12वीं या हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया है उसका क्रेडिट डालना मैंडेटरी। अभी जब आपका 12वीं का रिजल्ट आता है
तो सीबीएसई, आरबीएसई सभी बोर्ड तुरंत उसको पुश कर देते हैं एबीसीआईडी में। उसे नया नाम अपार आईडी भी दिया गया है। आप अपने आधार नंबर से इसको लिंक्ड होता है। आप आधार नंबर से डिजी लॉकर पे अपनी मार्कशीट तुरंत ले सकते हैं। तो 2021 से ये मैंडेटरी है, यानी 2021 से 25 के बीच में जिसने भी एजुकेशन ली उनका तो ऑलमोस्ट आई फील 90% बच्चों का डेटा पूरे देश में, जो कि 5-7 करोड़ लोग होंगे, उनका डेटा एबीसीआईडी में है। आप अपना आधार से उसको लिंक कीजिए और आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने शुरू से भी करना शुरू कर दिया है। मैंने खुद 2008 में इंजीनियरिंग करी थी और अपनी डिग्री जो है अभी थोड़े दिन पहले एबीसीआईडी से डाउनलोड करी है। तो ये सभी जगह अवेलेबल है और पुराना डेटा भी इस पे अपलोड किया जा रहा है। जहाँ तक वीडियो की बात है, 2013 से लेकर 2024 तक का सारा डेटा जो है वो एबीसीआईडी में अवेलेबल है। आप अपने आधार नंबर से वीडियो का जो एनरोलमेंट नंबर है दोनों को लिंक कीजिए। आपको क्या आपने अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट चेक किया है? अगर नहीं तो प्लीज करिए, क्योंकि ये आपका नया बैंक है जो आपकी नॉलेज लेवल, आपके क्रेडिट्स को जस्टिफाई करता है। सर, इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल क्या हम इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए या अपने जॉब के लिए आगे कहाँ कहाँ करने वाले हैं? देखिए, ऑब्वियसली इस क्रेडिट सिस्टम से बैंक से ये आया है कि अब फेक डिग्रीज नहीं होगी। जैसा हम बहुत सारे लोगों का है कि किसी ने कहीं से भी कर ली, एक ऑथेंटिसिटी है कि मैंने डिग्री इस इंस्टीट्यूशन से इस ईयर में करी, उसका सीधा सीधा जवाब है। दूसरा इसमें यह है कि मैं कभी भी पढ़ूं, चाहे एक कोर्स ही पढ़ूं, मुझे पूरा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने ऑनलाइन स्वयं में एक कोर्स पढ़ा, मेरे को उसका एक क्रेडिट मिल जाता है। तो ऐसे मैं करता 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 बहुत सारे क्रेडिट इकट्ठा करता रहा हूँ और 7 साल के अंदर मैं उसको किसी एक डिग्री में वो करता हूँ। सो ये एक रेस्टोरेंट के एला काटे की तरह है। पहले बूफे सिस्टम होता था, आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप यही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, यही होगा, ये बूफे है, इसकी ये प्राइस रेंज है। अब आप थोड़ा 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 कहीं कहीं से पढ़ें, इकट्ठा करें, 7 साल में अपनी डिग्री को कर लें। इंटरनेशनली भी धीरे धीरे जब ये पॉपुलर होगा तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ऑलरेडी इस टाइप का सिस्टम है क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट का। तो ऑथेंटिकेटेड इंडिया से क्रेडिट डेबिट भी हो सकेंगे और क्रेडिट भी हो सकेंगे। दूसरा, आप जब दो दूसरे देश के साथ जॉइंट डिग्री, ट्विन डिग्री प्रोग्राम करेंगे तो आपको यहाँ और वहाँ वाले की मैपिंग आसान होगी। जॉब्स में भी किस स्किल सेट का कौन सा बच्चा जिसने ये कोर्स कर रखा है, वो तुरंत, अगर सरकार इंडस्ट्री को इसका बैकअप दे देगी तो उनको पता लग जाएगा कि इस कोर्स का करा हुआ बच्चा कितना है। फॉर एग्जाम्पल कितने कि इंटीरियर डिजाइनर विथ यूएक्स एक्सपर्टाइज, या मेडिकल स्टूडेंट, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट विथ डिजाइन थिंकिंग एंड बिजनेस कोर्स अगर मेरे को चाहिए, और कितने लोगों ने ऐसा कर रखा है, अगर मेरे को वो डेटा सेट मिल जाए आज की डेट में एआई में, तो मुझे पास पूरे कंट्री से आ जाए। तो इंस्टेड ऑफ पीपल अप्लाइंग टू द कंपनीज विल गिव यू अ कॉल कि आपने ये कोर्स कर रखा है, आपकी अगर ये एक्सपर्टाइज है तो हमारे यहाँ इसकी जॉब है और आप ये जॉब ले लीजिए। Definitely the new education policy is bringing a great change, और इस तरह के pioneers को सुनकर लगता है हम एक नई दुनिया में जाने वाले हैं। Sir, I'm sure most of the people will want to do this education again. हम वापस पढ़ना चाहेंगे एक बार फिर इस नई पद्धति से। बट सर, अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। Being an engineer, an MBA post graduate, you chose to sit into a family business which was about education. How did this sink into you? What does it feel about you? ये राजस्थान के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है जब हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे से बाहर पढ़ने जाते हैं और वापस आके अपने फैमिली बिजनेस को एम्ब्रेस करते हैं। आपकी फीलिंग इस बारे में कैसी है? एंड हाउ डू यू फील टुडे आफ्टर आई वुड से सम 20 years of your journey, right from a graduate, postgraduate to coming back to Rajasthan with your business? देखिए, मैंने अपनी एजुकेशन बैंगलोर से करी, मास्टर्स वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस बिट्स पिलानी से करी। फिर मैंने
कॉर्पोरेट में काम भी किया, बैंकिंग इंडस्ट्री में। जो राजस्थान और बाहर में एक डिफरेंस है, जिसको हम बहुत बार बात करते हैं कि हमारे बच्चे साउथ क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए। पहले मेरे फादर साहब ने जब इंस्टीट्यूशन खोला था तो ध्येय भी यही था कि यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जाने चाहिए, साउथ नहीं जाने चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जब इंस्टीट्यूशंस खुल गए तो भी अभी भी यही है कि हम यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों में क्यों जाते हैं, दूसरे देशों में क्यों जाते हैं, हमें क्या अच्छा करना चाहिए जैसे यहाँ का बच्चा यहीं रुक जाए, या हम दूसरे राज्यों के बच्चों को यहाँ कैटर कर सकें। जैसा आज मैं बताऊं तो वीजू में करीब 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बच्चे आते हैं और हम करीब करीब 23 देशों के बच्चे भी आते हैं। एक चीज जो कॉमनली मुझे लगती है जो डिफरेंस है, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। हमारे यहाँ एजुकेशन को सिर्फ नौकरी के हिसाब से देखा जाता है, जबकि एजुकेशन जो है वो इट्स अ फ्यूचर, इट्स अ फ्यूचर यू। आप अपनी जर्नी को अगले 40 साल कैसे बिताएंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन कौन से इंस्टीट्यूशन से हुई और वहां आपको क्या शिक्षा मिली। क्या उन्होंने आपको मेहनत करना सिखाया, क्या उन्होंने आपको ट्रांसपेरेंसी सिखाई, क्या आपने को लर्न एंड अनलर्न करना सिखाया। आज अगर आप इंडस्ट्री से बात करेंगे तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो चाहिए वो चाहिए कि यू अनलर्न योरसेल्फ एंड लर्न द न्यू थिंग्स, बिकॉज द इंडस्ट्री इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। तो ये सब अगर आप अपने इंस्टीट्यूशंस में देंगे और उनको प्रोफेशनल बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग देम कि आप प्लेसमेंट के लिए 5 कोर्स कर लीजिए, आप सरकारी नौकरी के लिए 7 कोर्स कर लीजिए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है। इंस्टीट्यूशंस का काम है आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम देना, वो एटिकेट्स और वो सिस्टम्स प्रोवाइड कराना जिससे आपकी फ्यूचर लाइफ परफेक्ट। और विजनरी थॉट, सच में हम में से बहुत लोग जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, स्कूल या कॉलेज की चॉइस करते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये डिग्री मेरे क्या काम आएगी, इससे मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी। मोस्टली बच्चे और पेरेंट्स भी यही पूछते हैं, बट यस, दिस इज नॉट इट। एज ओंकार जी सेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। कुछ आदतें हैं जो आप अपने इंस्टीट्यूशन से ग्रैब करते हैं, सीखते हैं। डी स्कूलिंग, री स्कूलिंग, डिसिप्लिन, लाइफ स्टाइल, एक आदत जो आपकी उस उम्र में बनाई जाती है जिससे कि आप पूरी जिंदगी उसको नर्चर करेंगे अपने आप के लिए। सीखने की आदत, पढ़ने की आदत, रोज सुबह शाम खेलने की आदत, ये कुछ आदतें हैं। इन एजुकेशन इज जस्ट बियॉन्ड दिस डिग्रीज, द पेपर्स, and is more new education policy when we talk about credits, and when we listen to pioneers like Onkar ji, when they say it is a habit, it is a lifestyle that you're developing when you're coming to an institution. So is your future ready for it? Are you ready with this future to think about yourself in this format? कि एजुकेशन सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, उससे बहुत आगे है। एज अ पेरेंट जिनके बच्चे स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या इस नई शिक्षा पद्धति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि जो हमने समझा था साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस सबको भूलकर आज हम इस तरह से सोचना शुरू करें। आपका उनके लिए क्या कहना है? हाउ डू पेरेंट्स एम्ब्रेस दिस चेंज या दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? उन्हें क्या करना होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद चैलेंज है वो ये कि पेरेंट को ये लगता है कि जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही था, वो तरीका सही था, क्योंकि उसी तरीके से उन लोगों ने सक्सेस अचीव किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया पिछले वाले आपके क्वेश्चन का आंसर देना कि कोचिंग का काम है प्लेसमेंट देना। ऐसा नहीं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट देते नहीं, वो जरूरी है, बट तरीका अलग, उनका ध्येय लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो इसी तरह जब इस वाले पॉइंट पे तो पेरेंट को ये सोच है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने तरीका अपनाया वो बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। ये सही बात है कि उन्होंने जो तरीका अपनाया और जिसके थ्रू उन्हें सक्सेस मिला वो एब्सोल्युटली सही था, बट वो एक डेवलपिंग नेशंस के लिए सही था। जब हम एक डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं तो हमें बिहेव भी ऐसा करना पड़ेगा कि हम डेवलप्ड नेशन हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है।
और आज चीजें चेंज हो गई, आज एआई आ गया है। पहले हमें फॉर्मूला रटना पड़ता था, आज एआई से आंसर मिल जाता है। बहुत कम बच्चे होंगे जो फॉर्मूला रटते हैं, उन्हें पता है कि एआई से सब कुछ सॉल्व हो जाए, वो क्यों पढ़ाया जाए। तो ये चेंज आया, अब इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवेयरनेस बहुत सारी कर रही है। आप उनको सुने, समझें, बच्चा क्या कह रहा है, स्कूल क्या कह रहा है, कॉलेज क्या कह रहा है, और जो आपके बच्चे के हिसाब से राइट है वो करने की कोशिश करें। जब ये चेंज आ रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट, ना गाइडलाइन परफेक्ट हो सकती, बिकॉज आया है, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें समस्या आएगी, उसको सॉल्व करेंगे। ना इंस्टीट्यूशन परफेक्ट होगा, ना आप परफेक्ट, तीनों ही परफेक्ट नहीं। तो मिल के बनाना है सिस्टम। अभी 2 ही साल हुए हैं इसको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। अभी तो हमारे बोर्ड्स 2 बार करने की बात चल रही है, फिर बोर्ड्स 2 बार होंगे, फिर ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन खत्म होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला ही इंजीनियरिंग कर सकता है। जैसा अभी कह रहे हैं कि जो आईआईटी का एंट्रेंस पास कर लेगा, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, वो भी आईआईटी में एडमिशन ले सकता है। तो जब इस टाइप का सिस्टम आएगा तो वो बहुत बड़ा चेंज होगा। एक और जो चेंज है, जिसको आरपीएल के नाम से एनईपी में दिया गया है, कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसने थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ली, बट उसको आज नॉलेज आपसे ज्यादा है, तो इंस्टीट्यूशन उसको प्रायर लर्निंग वो असेस करके उसको डिग्री विदाउट उसके भी दे सकता है। कोई स्पोर्ट्समैन है, अब आप कोहली को बोलो कि आप बी पेयर्ड के लिए फिट नहीं है क्योंकि आपने 4 एग्जाम नहीं पास किए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उसकी उस स्किल सेट के मानने पे आप उसको डॉक्टर इन क्रिकेट दे ही सकते, तो वो भी एक इसमें स्कीम में है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। ये चेंज इंस्टीट्यूशन के लिए भी समझना मुश्किल है, टीचर के लिए भी मुश्किल है, स्टूडेंट के लिए भी, और पेरेंट जो अपने बच्चों की भविष्य के लिए हमेशा सोचता है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, 4 अच्छे लोगों से बात करें, फ्यूचर यूज जैसे पॉडकास्ट सुने, तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, और जो आपके लिए सही है, आपको फील लगता है कि हमारे लिए ये सही है, क्योंकि पेरेंट आई फील विल ऑलवेज टेक ए डिसीजन विच फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज परफेक्ट फॉर हिज चाइल्ड। सर बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे एक पेरेंट को भी उतना ही सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज सबके लिए है। पहले आप तैयार होंगे, फिर अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचेंगे। सिर्फ ये मत सोचिए जो आपने किया वो सही था, बल्कि ये सोचिए फ्यूचर के साथ में आप अपने बच्चे के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सर इस पूरे सिस्टम के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो है एकेडमिशियंस, हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी। बहुत सालों से हम एक टीचिंग फ्रेटर्निटी को अपने साथ ग्रूम करा है, आपने अपने साथ में उनको अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराया है। कोविड आया तो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया, और अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। जब टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, वहाँ से अब टीचर पॉडकास्ट पे पढ़ाने लगे हैं, से लेकर उनके लिए ये चेंज बहुत बड़ा है। सर हाउ डू यू थिंक दैट यू आर हैंडलिंग दिस चेंज? आपको क्या लगता है कि आपका इंस्टीट्यूशन, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनके लिए चेंज लेकर आने वाली है? देखिए, अभी जो टीचर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, वो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी है कि जब हम 50% जीआर पे आएंगे, 2030 तक की बात कर रहे हैं, 2030 में आएंगे, 31 में आएंगे, 32 में आएंगे, जब भी आएंगे, मेरा ये मानना है कि आपकी क्लास में 25 से 30% बच्चा ऐसा होगा जो, क्योंकि नंबर इतना बड़ा है, जो पहली बार अपने परिवार में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले। उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा भी बैठा होगा जो जिसकी 5 या 6 जनरेशंस ग्रेजुएट। अब इन दोनों को एक साथ बढ़ाना, क्योंकि टीचर के लिए हर स्टूडेंट समान है, एक जैसा है, वो किसी भी स्टूडेंट के अंदर बायस नहीं कर सकता। ये उसको कंप्यूटर आता होगा पहले से, बट मेरी क्लास में तो मेरे हिसाब से ही मैं उसको समझाऊंगा। उसकी नॉलेज को हमें एनहांस जरूर करना है। स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर की हम बात करते हैं,
उसमें उनको अलग अलग तरीके से लेना, बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। दूसरा चैलेंज जो टीचर्स के साथ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज थ्योरेटिकल नॉलेज गूगल पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो टीचर का काम किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एक्सपीरियंस देना रह गया है। आप कितना बढ़िया एक्सपीरियंस अपनी 1 घंटे की क्लास में देते हैं कि आप खानसा बन जाए। लोग सिर्फ उनको सुनने आते हैं। आपने ऐसे भी टीचर देखे हैं, हम जब हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे 5 टीचर एक ही कोर्स पढ़ाते हैं और आपको चूज करने का मौका मिलता था क्या, तो हम चूज तो क्योंकि रेशो में दूसरे वाला मिल रहा है, 1 में 60 ही मिलते हैं, लोग खिड़कियों में बैठ के टीचर्स को सुनने पढ़ने जाते, और ये तभी आप ग्रेट टीचर बनते। अब इस चेंज के लिए कोई जादू की छड़ी तो है नहीं किसी के पास कि एकदम से सभी चेंज हो जाएंगे, और टीचर के लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने पढ़ा ऐसे ही पढ़ा ऐसे ही पढ़ाया। अब ये एकदम से कभी तो यूट्यूब पे कुछ और आ जाता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कभी चैट जीपीटी आ जाता है जो परफेक्ट आंसर दे देता है। मैं 5 ही किताबें पढ़ सकता हूँ, चैट जीपीटी 5000 किताबों में से एकदम आंसर निकाल के रिसर्च पेपर में 1 सेकेंड में दे देता है। कितना मुश्किल है टीचर के लिए। तो उसका आंसर टीचर्स को रेडी करने के लिए यही है कि दे विल हैव टू बी ट्रेन्ड अगेन एंड अगेन। और हम जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस में करते हैं और सरकार भी कर रही है कि आपको हर साल 15-20 दिन अपने आप पे लगाने हैं, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, तभी आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। अदरवाइज इस भीड़ में आप पीछे रह जाएं। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू चैलेंजेस लेकर आ रही है। बट अगर हम सजग हैं, तैयार हैं, तो डेफिनेटली हम इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर, आपका एक्सपोजर एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर है, इंटरनेशनली भी आप चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। राजस्थान के लिए आपका क्या कहना है? राजस्थान को कितना तैयार रहने की ज़रूरत है? हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और किन पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, राजस्थान जैसा हम सभी जानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री में हमने एक अपना नाम कमाया। आज कोटा ले लीजिए, सीकर ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, ये सब शिक्षा नगरी, शिक्षा की काशी, बहुत बहुत नामों से जाने जाने लगे। सरकारी टीचिंग में भी, डिफेंस में कुचामन, बैंक में सूरतगढ़, ऐसे बहुत सारे हब जो हैं राजस्थान में जहाँ देश विदेश का बच्चा पढ़ने आता। तो हमारे यहाँ शिक्षा की कमी या शिक्षकों की कमी या अच्छी शिक्षा मिलेगी, इस पे कोई सवाल नहीं। राजस्थान जाना जाता है शिक्षा के लिए। जो हमें करना है हायर एजुकेशन में वो ये है कि हमें कोचिंग से एक्सपीरियंस जोन में जाना, क्योंकि कोचिंग तक हम परफेक्ट है। हमारे यहाँ की स्कूलें फेमस हैं, मेयो ले लीजिए, बिरला बालिका विद्यापीठ ले लीजिए, और भी हजारों स्कूलें जो हैं आपको जयपुर में मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी स्कूलें जिनका नेशनल लेवल पे नाम है, लोग वहाँ एडमिशन के लिए तरसते। हायर एजुकेशन में हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऑलरेडी आईआईटी है, बिट्स है, आईएम है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हम क्या ऐसा करें, सब साथ मिलके करें जिससे हम डिसिप्लिन के साथ अच्छी शिक्षा दें और देश विदेश से, प्रधानमंत्री जी का नारा है स्टडी इन इंडिया, देश विदेश से बच्चों को राजस्थान लेके आए, उनको अच्छा माहौल दें, अच्छा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दें, अच्छा रिसर्च एक्सपोजर दें। और ये किसी एक इंस्टीट्यूट और एक आदमी के करने से नहीं होगा। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट सरकार का चाहिए, पेरेंट्स का चाहिए, और सभी प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशंस का चाहिए। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम था और है भी, बट वहाँ क्या चल रहा है हम सभी को पता है। हम उससे कैसे उभर के कुछ नया करें जिससे राजस्थान का नाम एजुकेशन पर। आज बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे की बात क्यों होती प्रोफेशनल एजुकेशन? अभी की आप अगर रैंकिंग देखेंगे तो दिल्ली के बाद 90% कॉलेजेस जो हैं किसी भी रैंकिंग में आप ले लीजिए साउथ से आते। हमें उनके साथ compete करना है। पंजाब ने एक लीड ली है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस का नाम आजकल बड़ी रैंकिंग्स में आना चाहता। तो हमें उस लीड में लेने के लिए जो
रिसोर्सेज सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जो माइंडसेट चेंज करना है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, सबका, और एजुकेशन पे जो विश्वास पैदा करना है उसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हालांकि राजस्थान और गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि डिग्री मिल जाएगी, दुकान पे जाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उसको भी चेंज करना है कि डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है, दुकान पे आके नया स्टार्टअप खोल के कुछ अलग कर लेगा। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, 5-5 साल पेशेंस के साथ अगर हम सरकारी नौकरी के साथ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस और मेहनत की राजस्थान और राजस्थानियों में कोई कमी नहीं है। बट हमें उसे सही डायरेक्शन में लगा के अपने आप को एक एजुकेशन हब बनाना है, जो हो सकता है पूरे साउथ एशिया के लिए एक हब हो। और इतने इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड की हमारे यहाँ कमी नहीं है, तो हम कर सकते हैं। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि शिक्षा कॉलेज में ही मिलेगी, वहाँ 8 घंटे पढ़ाई, 9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने से ही मिलेगी। और पढ़ाई भी थ्योरेटिकल नहीं, हम एक्सपीरियंस क्या दे रहे हैं उसको, एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, रिसर्च का दे रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स का दे रहे हैं, लैब्स का दे रहे हैं। वो अगर हम सब एक साथ मिलकर इस ध्येय के साथ मूविंग के साथ लगेंगे तो स्टडी इन राजस्थान सक्सेसफुल हो। स्टडी इन राजस्थान को लेकर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी प्लेज है और बहुत सारी सोच है। इसके साथ हम सब यहाँ मिलकर जुड़े हैं द फ्यूचर यू के साथ में, क्योंकि राजस्थान के पास वो सब है, बस हमें मिलकर जुड़कर बनाना है। जैसा ओंकार जी का कहना है, सर द लास्ट स्टेक फॉर द डे इज अबाउट 2026, आने वाला बैच 2025-26 में जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2026 में जो बच्चा एडमिशन 25-26 में ले रहा है वो 29-30 में पास होगा। यानी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तब तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेबल हो चुकी होगी जैसा पॉलिसी में लिखा हुआ है, और हम 6-7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो आपके कंधों पे बहुत कुछ है। आप जितने भी साल पढ़ाई करें, 3 साल 4 साल, पूरी मेहनत 100% डेडिकेशन के साथ करें और हैंड्स ऑन लर्निंग, होलिस्टिक एजुकेशन विद ट्रांस डिसिप्लिनरी व्यू लेते हुए अपने आप को ग्रूम करें। जो भी आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, चेक करें वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, क्या एक्सपीरियंस दे रहा है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि नॉलेज का थ्योरेटिकल पार्ट आज गूगल, मूक्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन सब जगह अवेलेबल है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ अवेलेबल है। मैटर करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपको क्या ऐसा नया दिया जा रहा है जो कि आपको 2030 से 2047 तक, जब तक हम विकसित भारत की तेज रफ्तार में होंगे, उस वक्त क्या काम आएगा। वो अगर स्किल सेट आपने ले लिया तो पूरी जर्नी आपकी बहुत बहुत बढ़िया होगी। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑडियंस। तो फिर हम सब तैयार हैं 2030 की यात्रा के लिए, क्योंकि द फ्यूचर लाइज विद अस। हम सब उसका हिस्सा बनने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आप इस साल करेंगे और पूरी जिंदगी इसको निभाएंगे और इसी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज द फ्यूचर इज यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस once again and wait for much more to come your way as we build the future together. Thank you everyone. Thank you Onkar ji. Thank you ma'am. Thank you everyone.